नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी और मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार। हम हर रोज आपको 9 बजे रात में दिखाते थे अब की बार किसकी सरकार, लेकिन आज तस्वीर साफ हो गई है और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोट करूं तो अभी तो सूरज उगा है, यानी एक नई शुरुआत मोदी सरकार के लिए हो चुकी है अगले 5 साल की। और अगले 1 घंटे में हम यही डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारतीय राजनीति की कौन सी जोड़ी नंबर 1 है, क्यों मोदी 542 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, मोदी वर्सेस रेस्ट ये पूरा का पूरा चुनाव क्यों हो गया था, क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में 50% से ज्यादा वोट मिला है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड भी भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है कि एक सरकार के काम करने के बाद इनकम्बेंट सरकार 350 का फिगर लेकर बहुमत लेकर आए। तो कई सारे रिकॉर्ड बने हैं, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं कि इस जीत के क्या मायने हैं। और जीत के बाद अमित शाह जी ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, और नरेंद्र मोदी, जिसको हम बता रहे हैं भारतीय राजनीति के जोड़ी नंबर 1, उन दोनों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है। क्यों अजय? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है दीपक कि इस बात पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम जिसे जोड़ी नंबर 1 कह रहे हैं, ये जोड़ी नंबर 1 आज से नहीं बल्कि 2014 से आप सबों के सामने है। कोई भी चुनाव हो, इस जोड़ी नंबर 1 ने उतनी ही मेहनत की है। कभी इस जोड़ी नंबर 1 ने एक भी क्षण गवाया नहीं है। एक चुनाव खत्म नहीं हुआ जबकि दूसरे या तीसरे चुनाव की तैयारियां शुरू कर देते हैं। आप जरा सोचिए, 2017 में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और उस वक्त अमित शाह ये चुनौती लेते हैं कि 122 सीटें देश में ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने आज तक अपना खाता नहीं खोला है और उन 122 सीटों में आप जानकर अचरज करेंगे 60 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त बनाई है। यह अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में आज अपने पैर अगर भारतीय जनता पार्टी जमा रही है तो इसके लिए इस जोड़ी नंबर 1 को ही श्रेय देना पड़ेगा। ये जोड़ी नंबर 1 वाकई में कमाल कर रही है, सिर्फ इसलिए नहीं कि राजनीति में भूचाल ला रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि भारतीय राजनीति का एक ऐसा परिदृश्य आपके सामने रख रही है जो ना आज तक आपने कभी देखा है और जिसका ना कोई तजुर्बा है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब श्री कृष्ण से पूछा गया कि आप किसके पक्ष में थे, और श्री कृष्ण ने जवाब दिया था कि मैं किसी के पक्ष में नहीं था, मैं तो सिर्फ हस्तिनापुर के लिए, हस्तिनापुर के पक्ष में खड़ा था। आज 130 करोड़ नागरिक श्री कृष्ण के रूप में भारत के लिए खड़े थे, भारत के लिए मतदान किया था। देश के अंदर आजादी के बाद सबसे ऐतिहासिक विजय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। मित्रों, आज इस ऐतिहासिक विजय के लिए, ये ऐतिहासिक विजय के लिए मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के 125 करोड़ की जनता का मनपूर्वक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी का परचम दीपक किस तरीके से पूरे देश पर लहरा रहा है और ये 2014 से कहीं ज्यादा घना है आज। बिल्कुल, और जिस तरीके का ये रिजल्ट आया है, जिस तरह का ये परिणाम आया है, मेरे ख्याल से भारतीय राजनीति के इतिहास में कई नए अध्याय लिखने होंगे। और अजय देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को 350 सीटें मिली हैं और किस तरीके से पूरा देश भगवा हो चुका है। जहां पर आप हल्का नीला रंग देख रहे हैं वहां पर कांग्रेस और सहयोगी पार्टियां हैं, और जहां पर आप काला रंग देख रहे हैं 101 वो अदर्स है, यानी एसपी, बीएसपी, टीडीपी, बाकी पार्टियां जो यूपीए का पार्ट नहीं है। बिल्कुल, अगर आप देखें इस पूरे नक्शे को तो आज 1977 हम सबों को याद रखना चाहिए, क्योंकि ये 1977 ही है जो आज आपको दिखाई दे रहा है केरल और उसके साथ साथ
आपको दक्षिण के 2 और राज्य जहां पर आज आपको नीला रंग दिखाई दे रहा है, यही वो राज्य हैं जहां इंदिरा गांधी की थोड़ी बहुत जमानत बची थी जब 1977 की आंधी थी और इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी का सुपड़ा साफ हो रहा था। आज कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, ठीक वही हाल आज आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ दीपक, हमें महत्वपूर्ण यह देखना चाहिए कि कैसे पूर्वोत्तर राज्यों में और पश्चिम बंगाल के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में और जो भगवान और उड़ीसा, ये तमाम चीजें अभूतपूर्व हैं। इसे अभूतपूर्व कह सकते हैं क्योंकि यहां कोई काडर नहीं था, कोई बेस नहीं था, सिर्फ संघ परिवार की उपस्थिति थी। लेकिन आज वहां भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने, मैं अगर पश्चिम बंगाल की बात करूं अजय, और आगे हम उस फिगर को दिखाएंगे, 40% मत पाए हैं वेस्ट बंगाल के अंदर और तृणमूल कांग्रेस 43% मत पर है। तो आप देखिए कि कहां से उन्होंने चलना शुरू किया था और कहां पर पहुंच गए। यानी एक बड़ा अल्टरनेटिव भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल कांग्रेस के मुकाबले मान रही है। देखिए पश्चिम बंगाल की बात हमने किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट मिले हैं, तृणमूल कांग्रेस को 43%, कांग्रेस को मात्र 5% और अदर्स में छोटी छोटी पार्टियां। एक भविष्यवाणी वैसे तो हमें नहीं करना चाहिए, हम पत्रकार हैं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी के दिन अब बहुत अच्छे आने वाले नहीं हैं। इस बात को गौर करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पश्चिम बंगाल की जनता अगर लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ इतने बड़े पैमाने पर खड़ी है तो आप मान कर चलिए, शर्तें आप इसे ले सकते हैं कि अगले विधानसभा के चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस सबसे छोटी पार्टी के तौर पर उभर सकती है और इसमें सीपीएम की बड़ी भूमिका है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात अजय ये है क्योंकि इस बार ममता बनर्जी जब विधानसभा चुनाव के लिए जाएंगी तो 2 टर्म पूरी कर लेंगी और बड़ी एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं सत्ता के खिलाफ वोट, उसका सामना करना पड़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को लेकर इस चुनाव को लड़ा है उसमें जय श्री राम का भी मुद्दा था, उसमें एनआरसी का भी मुद्दा था, उसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का भी मुद्दा था और हमने देखा कि वहां की राजनीति ने किस तरह से पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, तभी उनको 40% वोट शेयर मिला है। और मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव के लिए अब तृणमूल कांग्रेस को कमर कस लेनी चाहिए क्योंकि उनको एक कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, ये उनको जानना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पश्चिम बंगाल में जो एक बहुत बड़ा डायनेमिक शिफ्ट जिसे आप कह सकते हैं, जिसका आकलन आने वाले दिनों में आप बड़े पैमाने पर टेलीविजन चैनल और अखबार में देखेंगे, सीपीएम और सीपीआई यानी कि वाम दलों का जो काडर था वो काडर अपने आप में बहुत मजबूत नहीं रहा है। दरअसल उस काडर ने बड़े पैमाने पर आज भारतीय जनता पार्टी को जिताने में बड़ी भूमिका निभाई है और यह बात सत्यापित करती है, लोग भारतीय जनता पार्टी के काडर में शिफ्ट हो गए और यह बताती है कि कैसे तृणमूल कांग्रेस की जड़ें साफ करने के लिए आज वामपंथी दलों के काडर ने यह तय किया कि बेहतर है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें बजाय इसके कि तृणमूल के साथ। और यही बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ अन्य अगर राज्यों की बात करें तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने 50% के आसपास मत हासिल किए। हम उन राज्यों की भी बात करेंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 50% से ज्यादा मत हासिल किए हैं। उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे कि किसको कितने वोट मिले हैं। महाराष्ट्र भी एक राज्य है, लेकिन 2019 के चुनावी रण में बीजेपी ने जोरदार जीत दर्ज की है। पीएम मोदी और अमित शाह ने 2019 की जीत को इतना बड़ा कर दिया है कि पूरा विपक्ष इसमें गायब हो गया है। बीजेपी ने 2014 के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। ब्रांड मोदी और अमित शाह की नीति ने वो कर दिखाया है कि भारतीय राजनीति के चुनावी इतिहास में रिकॉर्ड बन गया है। क्यों अजय? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है और इस कीर्तिमान को तोड़ पाना अब किसी भी अन्य दल के लिए बहुत आसान नहीं होगा। बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है ये। जी, – 2019 के रण में रिकॉर्ड कामयाबी दर्ज कराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। प्रधानमंत्री पर फूलों की बारिश हो रही थी। कार्यकर्ताओं की जुबान पर सिर्फ मोदी का नाम था। यह प्रधानमंत्री मोदी के काम की जीत है, उनके सपनों पर जनता के एतबार की जीत है, ये उनके वादों और इरादों की जीत है। इस जीत की आहट तो हिंदुस्तान को पहले से ही महसूस होने लगी थी, लेकिन सियासत के सिकंदरों को भी शायद ऐसी बम्पर जीत की उम्मीद नहीं रही होगी। सुबह सुबह 8 बजे से ईवीएम मशीनों ने जब कमल उगलना शुरू किया तो साफ हो गया कि 2014 के मुकाबले 2019 में मोदी मैजिक ज्यादा हिट हुआ है। देश ने बीजेपी को बम्पर जनादेश दिया और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर सिर आंखों पर बिठा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई में लड़े गए 2019 के रण में बीजेपी ने विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया।
कांग्रेस के न्याय के दावे की हवा गुल हो गई। उत्तर प्रदेश से बिहार तक महागठबंधन जमीन सूंघने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत के बाद ट्वीट किया, सबका साथ प्लस सबका विकास प्लस सबका विश्वास बराबर विजयी भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत पर दुनिया भर से शुभकामनाएं मिली। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से लेकर इजरायली पीएम और अमेरिका ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत की बधाइयां दी। टीम न्यूज नेशन। पश्चिम बंगाल की बात हमने की तो जरा उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। साक्षी महाराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। साक्षी महाराज जी, बहुत बधाई आपको, जिस तरह से आपका प्रदर्शन रहा है। हम तो ये मान रहे थे कि आप शायद अधिकतम 3 या 4 लाख मतों से जीतेंगे, लेकिन 7 लाख मत से आप जीत रहे हैं। क्या कमाल कर दिया आपने महाराज जी। ये तो कमाल हो गया, धमाल हो गया, धोतिया पड़ गई, रुमाल हो गया। ये कमाल मेरा नहीं है, ये कमाल भारत के भाग्य विधाता नरेंद्र भाई मोदी का है जी, जिनके इरादों पर विश्वास है जनता को, जिनके काम पर विश्वास है जनता को। जो काम 65 साल में इस देश में नहीं हुए, मोदी जी ने 5 साल में करके दिखा दिए। तो पूरी तरह से हिंदुस्तान भर की जनता मोदी जी की फैन है, वहीं उन्नाव की जनता भी मोदी जी की फैन है। मैं तो साक्षी हूँ जी, मैं तो साक्षी बन के सारा कार्य देख रहा था, चुनाव को देख रहा था, और मोदी जी के प्रभाव से 57% से ज्यादा वोट केवल भारतीय जनता पार्टी को उन्नाव में गए हैं। महागठबंधन का प्रत्याशी और कांग्रेस का प्रत्याशी दोनों की जमानत जब्त हुई है। महागठबंधन तार तार हो गया है, सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस का भी कुछ नहीं रहा और महागठबंधन भी उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ हुआ है। स्वामी जी, आप आध्यात्म को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आप जानते हैं कि व्यक्ति का मन, मस्तिष्क और दिमाग किस तरीके से काम करता है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कुछ आपको लगता है दिव्य शक्तियां हैं, चमत्कार कर देने वाली शक्तियां हैं, जो जिस चीज को वो आगे लेकर इनिशिएट करना शुरू कर देते हैं वो फल के रूप में और एक अच्छी चीज के रूप में परिवर्तित हो जाती है? मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, पहले भी कहता रहा हूँ, कई बार मीडिया में मेरी बात आई है। मैंने 8.5 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था, तो आध्यात्मिक जीवन को मैं अच्छी तरह से जीना जानता हूँ, आध्यात्मिक ताकत को जानता हूँ। मोदी जी ने भी बचपन से आध्यात्मिक शक्तियों को आत्मसात किया है, हिमालय में तपस्या की है। तो मेरा मानना यह है कि मोदी मनुष्य नहीं है, मोदी एक दिव्यात्मा है जो हिंदुस्तान का कल्याण करने के लिए, जनता का भला करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए और सबका विकास, सबका साथ, समग्र का विकास करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा। मोदी जी के प्रभाव के कारण इस चुनाव में जातियों की दीवारें टूट गई हैं, पार्टियों की दीवारें टूट गई हैं और एकदम पूरा का पूरा चुनाव हिंदुस्तान की जनता ने अपने हाथ में लेकर के ऐसे चुनाव लड़ा है जैसे वो स्वयं मोदी हो। मोदी बनकर के हिंदुस्तान की जनता ने चुनाव लड़ा है। उसी का परिणाम है कि सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस का और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया है। क्या आपको ना अच्छा, एक सवाल मैं ले रहा हूं, उसका दीपक आपसे एक और सवाल रखेंगे। साक्षी महाराज जी, योगी आदित्यनाथ के पिछले 2 साल के शासन को लेकर आपके विरोधी तमाम आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि योगी जी का शासन किसी भी तरीके से किसी को मंजूर नहीं है, और यही आरोप आपके ऊपर लगाए जाते थे और कहा जाता था कि आप अपने क्षेत्र में दिखाई तक नहीं देते हैं, पता नहीं कहां रहते हैं। आज आपके विरोधियों को जो जवाब मिला है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, और खास करके योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में जो बातें कही जाती हैं उसे लेकर आप आज क्या कहेंगे? मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। नंबर 1 तो अपने बारे में कहूंगा कि जितना मैं अपने संसदीय क्षेत्र में रहता हूं, शायद हिंदुस्तान में कोई सांसद उतना अपने संसदीय क्षेत्र में रहता होगा। उसी का परिणाम यह है कि 7 लाख से ज्यादा वोट मुझे यहाँ पर मिले हैं। लोग 3-4 लाख तक मुझे समेटने की बात करते थे, कोई हराने की बात करता था, कोई हारने की बात करता था, कोई टिकट कटने और कटाने की बात करता था। इतना बड़ा मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में इतने वोट बहुत कम सीट पर किसी में मिले होंगे तो मिले होंगे, पर मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में इतने वोट किसी सीट पर मिले हैं जितने उन्नाव में मुझे मिले हैं। ये मोदी जी का काम है, मोदी जी का प्रभाव है, और मेरी यहाँ उपस्थिति है मोदी जी के काम को बताने का। मैंने काम किया है कि मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं। और जहां
योगी जी का प्रश्न है, आपके चैनल पर मैंने जब पर दिल्ली में बैठा था तो मैंने कहा था कि मैं आपके एग्जिट पोल का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं 38 और 39, 40 तक यूपी में मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ये आंकड़ा 60 से ऊपर जाने वाला है और आज आप देख रहे हैं कि आंकड़ा 63 से ऊपर जा रहा है। तो जो मैंने कहा था वो आप देख रहे हैं कि सही साबित हुआ। चलिए, तो आप भविष्यवाणी भी अच्छी कर लेते हैं। योगी जी का काम है, काम बोल रहा है जी। काम योगी जी ने अच्छा किया है, तब ये परिणाम सामने निकल के आया है और गठबंधन का सुपड़ा साफ हुआ है। चलिए जी, साक्षी महाराज जी, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम वापस लौटते हैं हमारी आज की थीम पर कि राजनीति की जोड़ी नंबर 1 जो नरेंद्र मोदी है और जो अमित शाह है, इस जोड़ी नंबर 1 ने भारतीय राजनीति में कितना बड़ा कमाल किया है। चुनाव नतीजों ने साबित कर दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है, और इस बात की झलक अजय हमको चुनाव परिणामों में साफ साफ दिखाई दी। इसमें कोई शक नहीं कर रहा। अगर आज हम बिहार की बात करें, बिहार एक ऐसा प्रांत जहां पर कि किसी एक पार्टी ने 50% के आसपास मत 1952 और 57 के बाद कभी हासिल नहीं किए। आज वो असंभव चीज भी संभव हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर एक ऐसा गठजोड़ सामने रखा अमित शाह जी के साथ मिलकर, जो अपने आप में अनफॉर्मिडेबल, उसका अगर अंग्रेजी शब्द आप इस्तेमाल करें तो वो गठजोड़ है। 50% से ज्यादा वोट शेयर आज भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का वहां पर बनता दिख रहा है। 38 सीटों पर वहां पर बढ़त बनी है। ये तस्वीरें आप देखिए, जोड़ी नंबर 1 की एक बार फिर ये तस्वीरें सामने। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से निकल कर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से लगभग 2.5 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आए थे और पार्लियामेंट्री बोर्ड के जितने भी मेंबर थे वो वहां पर बैठे हुए थे। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, संबोधित करते हुए देश की जनता का धन्यवाद किया और यह कहा कि जो जनादेश उनको मिला है नम्रता के साथ उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ब्रांड मोदी इन चुनाव में न केवल हिट हुआ है, एक बार फिर से चला है, बल्कि और मजबूत हुआ है और इस ब्रांड मोदी के सामने पूरा का पूरा विपक्ष नाकाम हो गया है। आइए देखते हैं कैसे हुआ है नाकाम विपक्ष और क्या है ब्रांड मोदी होने के मायने। एक विश्वास जगा है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। इस आत्मविश्वास ने जनता का भरोसा जीत लिया। मोदी के वादे, इरादे और काम ने आम लोगों को यकीन दिला दिया कि अब की बार फिर मोदी सरकार, अब की बार फिर एक बार। जनता ने एक बार फिर ब्रांड मोदी पर भरोसा किया और विपक्ष को धूल चटा दी। बीजेपी ने 2019 में 2014 के मुकाबले ज्यादा बड़ी जीत दर्ज की। पीएम मोदी ने विपक्ष के हर वार की धार को न सिर्फ कुंद कर दिया बल्कि उसे अपने पक्ष में भुना भी लिया। राफेल पर कांग्रेस ने करप्शन के आरोप और चौकीदार चोर है का नारा दिया था, उसे पीएम ने मुद्दा बना लिया। चौकीदार अभी भैया मजा नहीं आया। चौकीदार मोदी ने मैं भी चौकीदार कैंपेन के तहत अपने ट्विटर हैंडल का नाम बदलते हुए चौकीदार नरेंद्र मोदी कर लिया। एयर स्ट्राइक और मिशन शक्ति सबको चौकीदार से जोड़ दिया। कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है, लेकिन आपका ये चौकीदार चौकन्ना है। जाति की सियासत करने की विपक्ष की कोशिश को भी पीएम मोदी ने न सिर्फ नाकाम किया बल्कि इसे अपने पक्ष में करके फायदा उठा लिया। मोदी कौन जात का है? कोई कह देता है ये तो नीचे जात का है। राहुल के खास सैम पित्रोदा ने 84 के दंगे पर विवादित बयान दिया तो पीएम मोदी ने इसे लपकने में देर नहीं की। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ, आपने क्या किया? दिल्ली से लेकर पंजाब तक की चुनावी सभाओं को पीएम ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को टारगेट किया। नामदार हो या उनके राग दबाई, कोई नहीं बचेगा। नतीजों ने साफ कर दिया कि ब्रांड मोदी की चमक और बढ़ गई है। जनता ने परिवारवाद और जातिवाद को नकार दिया है और अगले 5 साल के लिए हिंदुस्तान की सियासी तकदीर का फैसला मोदी के पक्ष में सुना दिया। टीम न्यूज़ नेशन।
तो मोदी सरकार के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चांदनी चौक से बड़ी अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है बड़ा लंबा दिन रहा होगा, लेकिन राजनेताओं के लिए इस तरह का दिन चलता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सबसे पहले कि इस चुनाव के दौरान क्या आपको भी महसूस हुआ कि चुनाव में 542 की 542 सीटों पर खुद मोदी लड़ रहे थे, क्योंकि ब्रांड मोदी उन 542 की 542 सीटों पर मौजूद था, जिसमें से 350 एनडीए हासिल करने जा रहा है? देखिए, मोदी जी ने जो 5 साल काम किया उसको इस देश के 130 करोड़ लोगों ने हृदय से, मन से स्वीकार किया। मोदी ब्रांड का मतलब है ईमानदारी, निस्वार्थ सेवा, कमिटमेंट, सिंसियरिटी, संवेदनशीलता, करुणा भाव और देश को ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए समाज के हर वर्ग के व्यक्ति के लिए, विशेषकर गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल को समर्पित किया जी। और यही था ब्रांड मोदी। और इसके तहत सारे देश भर के अंदर उन्होंने अनेकों योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन के अंदर गुणात्मक परिवर्तन किया जी। तो स्वाभाविक था, एक तरफ ये सच की ताकत थी, सेवा की ताकत थी, और दूसरी तरफ जो लोग थे उनके पास केवल झूठ, लोगों को गुमराह करना, और इसके साथ साथ केवल एक एजेंडा था कि ऐसे देशभक्त और निस्वार्थ भाव से काम करने वाले प्रधानमंत्री को हटाओ। तो ऐसे में इस देश के अंदर तो एज ओल्ड, मैं समझता हूं ये ट्रेडिशन है, हमेशा सत्य की विजय होती है। तो यानी कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर न सिर्फ अपना मुहर लगाया बल्कि विश्वास भी सामने रखा। हर्षवर्धन जी, इसमें कोई शक नहीं, हम आपके पास आ रहे हैं, लेकिन स्वामी रामदेव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी रामदेव, जब 2013-14 में आप ब्रांड मोदी को प्रमोट करने में कहीं भी पीछे नहीं थे, तो क्या आपको इस बात का अंदाजा था कि सिर्फ ये 2014 की बात आप नहीं कर रहे हैं, आप 2019 में भी ब्रांड मोदी और उसके साथ साथ अमित शाह को एक बड़े पैमाने पर आगे बढ़ता हुआ देखेंगे? देखो सुमित भाई, आपको भी और दीपक भाई, आपको मेरा प्रथम तो बहुत बहुत प्रणाम। और इस महाविजय के महानायक मोदी जी को मैंने फोन पर भी बधाई दी है। और मैं एक आगे की बात और कह देता हूं आज आपसे जी। जहां इस बार के चुनाव ने वंशवाद, जातिवाद और जैसा अमित जी ने बोला तुष्टीकरण का मोक्ष कर दिया है, आने वाले 15 वर्षों तक अब विपक्ष के नेताओं को कपालभाति, अनुलोम विलोम करना पड़ेगा, गीता पाठ करना पड़ेगा, हिमालय की यात्राएं और तीर्थ ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब उनके लिए अब इसमें कोई जगह इसलिए नहीं बचेगी। 5 सालों तक जिन कार्यों की मोदी जी ने आधारशिला रखी थी, अब उनके ऊपर विकास का वो भवन खड़ा कर देंगे कि लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं को इस एक नया मुकाम वो दे देंगे कि यहाँ विपक्ष के लोगों को अपना वजूद बचाना बड़ा मुश्किल होगा। तो आपने अभी से ही 15 साल की भविष्यवाणी कर दी, यानी कि आप मानकर चल रहे हैं कि अभी 5 साल का शासनकाल तो रहा ही, अगले 15 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। क्या ये एक सन्यासी का वचन है देश को? देखो, मैंने 2009 से आंदोलन की शुरुआत की और आप दोनों उसके साक्षी रहे हैं जी। और उस आंदोलन में मेरे साथ भी रहे हैं, साक्षी नहीं रहे। और मैं आज आपको कह रहा हूं कि ये बात राजनीति की नहीं है, बात राष्ट्र की है। मोदी जी के सपनों में देश बसता है और भारत माता उनकी आराध्या है, कर्म उनका धर्म है। और वो गरीब की पीड़ा से लेकर इस देश के मध्यम वर्ग और इस देश की सपनों और आकांक्षाओं को लेकर के पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि मुझे क्या करना, उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इधर जो विपक्ष है उसके पास न कोई नियत है, न कोई नेता है, न कोई नेतृत्व है, न कोई चरित्र है, न कोई विजन है। और तो स्वामी, ऐसे में आप राहुल गांधी को आजकल क्या नसीहत देंगे? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आपने कहा अनुलोम विलोम करने के लिए स्वामी जी 20 सालों का निर्णय इस स्वामी जी, आपने अनुलोम विलोम की बात तो कही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और आसन भी बता दीजिए, शायद राहुल गांधी के लिए फलित हो वो।
या आप सलाह देंगे राहुल गांधी को कि आप भी थोड़े दिन हिमालय रह आइए, थोड़ा शांति मिलेगी और नई दिव्य शक्ति प्राप्त होगी हिमालय रहने के बाद? आसन तो हाँ, मोदी जी ने जरूर ये हिमालय से शक्ति प्राप्त की और चुनाव के अंतिम चरण में भी बाबा केदारनाथ के द्वार वो पहुंच गए थे और वहीं पर उन्होंने समाधि लगा करके समाधान देश को दिया है। देखो, आसन तो शीर्षासन मोदी जी ने सभी विपक्षियों को करवा दिया है जी। और ये कांग्रेस पार्टी अनाथ होने से बच गई। यदि केरल में जाके राहुल जी चुनाव न लड़ते तो स्मृति ईरानी ने उनकी स्मृति ही कहीं विस्मृत हो जाती, ऐसा एक चमत्कार कर दिया है। स्वामी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम यहाँ पर बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत वापस आते हैं और उसके साथ साथ हम विश्लेषण लगातार आपके साथ कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो प्रचंड बहुमत है, इस जीत को आप कैसे आंक सकते हैं। लोगों ने दरअसल क्या क्या किस किस मुद्दों पर मोदी सरकार को एक बार फिर से मौका दिया है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जोड़ी नंबर 1 की महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में क्या रही, क्यों दीपक? बिल्कुल, उस पर हम बात करेंगे और यह बताएंगे कि नरेंद्र मोदी के ब्रांड वैल्यू और नरेंद्र मोदी के जो लीडरशिप है उसकी दिव्यता और अमित शाह की चाणक्य नीति या अमित शाह की रणनीति दोनों जब मिल जाती है तो 1 और 1 11 कैसे बन जाती है, इसकी भी बात करेंगे। क्योंकि अगर इस चुनाव में पहले व्यक्ति का नाम लिया जाए कि सबसे पहला मैन ऑफ द मैच कौन है, तो बताया जाएगा नरेंद्र मोदी। अगर इसके साथ सबसे बेहतर सीरीज किसने खेली 5 साल की, तो उसके लिए भी नाम आएगा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। और तीसरा नाम राहुल गांधी को हराने के लिए स्मृति ईरानी का भी है कि उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया जाएगा इस साल। तो इस तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। 2019 के चुनाव नतीजों ने भारतीय राजनीति के अंदर एक नया इतिहास लिखा है। आखिरकार ये इतिहास कैसे लिखा गया? ये इतिहास लिखा गया प्रधानमंत्री मोदी के ब्रांड वैल्यू और उनके कद के कारण, लेकिन इसके अंदर रणनीति के तौर पर किसकी सबसे प्रमुख भूमिका रही, तो वो थे बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह। इसीलिए आज कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये भारतीय राजनीति की जोड़ी नंबर 1 है। अमित शाह को गुजरात से दिल्ली लाने में सबसे बड़ी भूमिका नरेंद्र मोदी की रही। 2013 में उन्हें जब बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया और राजनाथ सिंह बीजेपी अध्यक्ष बने, तब अमित शाह को पार्टी का महासचिव बनाया गया। उत्तर प्रदेश जैसे कठिन राज्य की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई, जहां पर पार्टी अपना जनाधार करीब करीब खो चुकी थी। लेकिन अमित शाह ने अपने प्रबंधन, सोशल इंजीनियरिंग और जमीन पर माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए ऐसा कमाल किया कि 2014 में एनडीए से यूपी में 80 में से 73 सीटें बीजेपी जीत गई। ये यूपी का ही कमाल था कि 16वीं लोकसभा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और दिल्ली में 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ये विजय श्री को प्राप्त किया है और इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह मौजूदा वक्त में भारतीय राजनीति की जोड़ी नंबर 1। मोदी और अमित शाह ने फिर साबित कर दिया कि वो 1 और 1 11 करने का मादा रखते हैं। भारतीय राजनीति की जोड़ी नंबर 1 है। भारतीय राजनीति में आपने कोई ऐसी जोड़ी नहीं देखी होगी। 9 जुलाई 2014 को अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष बने थे। तब से शाह की इस चाणक्य नीति की बदौलत बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन बन गई। बीजेपी ने एक के बाद एक फतेह हासिल की। जम्मू कश्मीर और बिहार में भी शाह की रणनीति के बदौलत एनडीए की सरकार बनी। 2019 के रण में अमित शाह के सामने सरकार बचाने की चुनौती थी। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने पहला आम चुनाव लड़ा और ऐसा लड़ा कि इतिहास बन गया। कभी एक दिन ऐसा नहीं रहा कि हम लोग बंक मार लें, छुट्टी मार लें, कहीं चले जाएं, क्योंकि 24/7 का काम उन्होंने टास्क के तौर पर हम सबको दिया। और मैं मानता हूं कोई भी पार्टी आगे बढ़ती है उसकी बड़ी ताकत संगठन होती है जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अमित शाह जी के संगठन कौशल की कई बार तारीफ की है। अमित शाह चुनावी माइक्रो मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। वो हर चुनाव के मद्देनजर खास योजना बनाते हैं और फिर वो योजना जमीन पर उतरती है तो विरोधियों के सारे समीकरण उसके आगे ध्वस्त हो जाते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, इसका कोई काट आपको दिखता है कि विपक्ष जो है इस जोड़ी की जो प्लानिंग है उसको समझ नहीं पा रहा है? समझ भी नहीं पाए और समझ भी नहीं पाएंगे। ये दोनों कर्तव्यनिष्ठ और कठोर परिश्रमी हैं और राजनीतिक अनुभव के आधार पर चुनावी अनुभव भी रखते हैं। अमित शाह ने 2019 के रण के लिए माइक्रो मैनेजमेंट किया था। उन्होंने पूरे देश में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन, युवा सम्मेलन, संगठन संवाद जैसे कार्यक्रम कराए, करोड़ों घरों में बीजेपी के झंडे लगवाए, देश के 3800 विधानसभाओं में कमल संदेश बाइक रैली निकाली, 22 करोड़ लाभार्थियों के घर कमल दीप कार्यक्रम कराया। अमित शाह की इस व्यू रचना में विपक्ष साफ हो गया। शाह जी की स्ट्रेटेजी पूरे देश को केडर का एक्टिवेट कर हर आदमी को काम और हर काम के लिए आदमी, इस मंत्र के आधार पर उन्होंने जो रचना बनाई और उसका असर पूरे देश में जो दिखा, तो उसका ही परिणाम है कि हमारा ये यश मिला है। अमित शाह की चुनावी रणनीति और पीएम मोदी के काम से पूरे देश में ऐसा अंडरकरंट बना जो बीजेपी को जीत की दहलीज पर ले आया। टीम न्यूज़ नेशन। आज आपने भी देखा होगा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पन्ना प्रमुख का जिक्र किया और उसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने इस बात को सार्वजनिक किया कि कैसे बहुत सारे लोग खास करके विपक्ष में इसका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन दीपक, अगर हम इसे थोड़ा सा एनालाइज करें, अमित शाह ने पार्टी के पूरे स्ट्रक्चर को सिर्फ रिवोल्यूशनराइज नहीं किया, बल्कि गुजरात के उस तजर्बे को जितनी इफेक्टिवली उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में प्रदर्शित किया और उसके बाद देश भर में, यह अभूतपूर्व है और आप उससे चाहे कितना भी कॉपी कर लीजिए, ओरिजिनल को मात नहीं दे सकते। बिल्कुल, क्योंकि नकल में भी अकल लगती है और शायद जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो नहीं समझ पाती हैं कि जो इलेक्शन की मशीनरी भारतीय जनता पार्टी ने नीचे से ऊपर तक की तैयार की है वो कितनी मजबूत है। मेरे ख्याल से इसको ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, अगर हम चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखें या अमित शाह को देखें, आप देखेंगे कि कितने महीन तरीके से उनके जो प्रवास के कार्यक्रम या उनके टूर के प्रोग्राम से वो डिसाइड होते हैं। कितने बारीक बारीक चीजों पर काम किया जाता है। प्रधानमंत्री खुद अपने आईपैड पे, अमित शाह खुद अपने आईपैड पे, क्योंकि दोनों बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकल सेवी हैं। चाहे किसी भी जात के इक्वेशन हो, चाहे किसी भी कास्ट के अप्स एंड डाउन्स हो, चाहे किसी भी तरह की सोशल इंजीनियरिंग हो, पूरा डाटा आपको मिल जाएगा। और पहले दिन से, जिस दिन से उन्हें महासचिव के तौर पर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई, उनका यही कहना था कि सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर अजय वो 50% की राजनीति करना चाहते हैं, यानी कम से कम 50% से ज्यादा पॉपुलेशन को अपने लिए वोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से उन दोनों ने उसी स्ट्रेटेजी पर काम किया। हम आगे एक और पैकेज दिखाएंगे अजय, जिसमें कब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का साथ कितना पुराना है ये भी हम बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है इस वक्त ये पॉइंट आउट करने की बहुत जरूरत है कि कितने महीन ढंग से ये अपनी हर स्ट्रेटेजी को प्लान करते हैं। अजय, आपका क्या अनुभव है? बिल्कुल, अब मैं जरा थोड़ी सी पहले ये तस्वीर आप देख लें। स्मृति ईरानी पूजा कर रही हैं। दरअसल एक तरह से आप इसे कह सकते हैं कि धन्यवाद दे रही हैं भगवान का कि उन्होंने साथ दिया स्मृति ईरानी का, क्योंकि अमेठी में जाकर राहुल गांधी को हराना ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। एक ऐसा काम उन्होंने किया है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन्हें एक बहुत ही ऊंचे ओहदे पर रखेगी, ऊंचे पेडेस्टल पर रखेगी। और क्यों नहीं, आखिरकार ये अपने आप में बहुत आसान नहीं था कि अमेठी में जाकर गांधी परिवार के सबसे बड़े चेहरे को हराना इतने अपने आप में आसान नहीं है। जहां तक दीपक आपने बात की कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ये जोड़ी नंबर 1 लगातार काम करती है, मैं पिछले 3 दिन से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी भाषणों को पढ़ रहा था। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप 7 फेज के इस चुनाव को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 119 नई बातें कही हैं अपने हर चुनावी फेज में। अगर आप उसको अलग अलग बांटना शुरू करें तो हर फेज में आपको तकरीबन 20 नई बातें मिलेंगी। ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं जो कि अगले फेज में वो मुद्दे हैं ही नहीं। आप ये तमाम चीजें सिर्फ चुनाव प्रचार के समय बोल नहीं सकते हैं, आप इसकी स्ट्रैटेजी पहले से बनाते हैं, यानी कि कब क्या बोलना है, किस फेज में कहां कौन सी बात सामने रखनी है, कौन सी बात सामने रखें कि मतदाता उससे आपसे प्रभावित हो। अगर ये प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं तो खुद अकेले नहीं सोचते, उनकी टीम सोच रही है। इसी के साथ साथ अगर आप जो पूरे प्रचार के अभियान को देखें जो सिंक्रोनाइज किया गया था, प्रधानमंत्री जी ने खुद ये कहा भी
जब हम आखिरी दिन जब प्रधानमंत्री जी के उस भाषण को सुन रहे थे, जब वो बीजेपी मुख्यालय में थे, 145 सभाओं को करना जिसमें से एक भी कैंसिल ना हो, हर सभा को इस तरीके से आयोजित करना कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, तारतम्य बना रहे, लोगों के साथ हो, ये बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता। और एक रैली को ऑर्गेनाइज करना, लोग कैसे आएंगे, लोग कैसे जाएंगे, वो कहां रुकेंगे, शौचालय का इस्तेमाल कैसे करेंगे, खाना कहां से आएगा, किस जगह बनेगा, अगर किसी बड़े शहर में रैली हो रही है तो वहां ट्रैफिक जाम ना हो जाए, दूसरी तरह की समस्या ना हो जाए, वरना मालूम पड़ा गांव से लोग आए, शहर के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, वो इतने परेशान हो गए। कई बार मुंबई में इस तरह का सीन हमने देखा है। तो मेरे ख्याल से इन तमाम चीजों के लिए बहुत प्लानिंग लगती है। और अजय, मैं सबसे पहले आप ये चाहूंगा कि हम एक ग्राफिक दिखा रहे हैं कि अमित शाह ने कितनी रैलियां की, उसके बाद हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैलियां भी दिखाएंगे। इसको एक्सप्लेन करें, इस ग्राफिक को। हेलीकॉप्टर से अमित शाह ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से बहुत ट्रैवल किया है। तो सबसे पहले अजय आप ये बताइए कि उन्होंने कितनी रैलियां की, किस जगह पर, और उनका कितना स्ट्राइक रेट रहा, हमको अभी ग्राफिक के अंदर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आप अभी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि 162 रैलियां अमित शाह ने की हैं, जिनका अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो 65% होता है। इससे बेहतर स्ट्राइक रेट आप नहीं उम्मीद कर सकते। हालांकि प्रधानमंत्री ज्यादा जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्ट्राइक रेट इससे थोड़ा ज्यादा है, करीबन 70% से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अमित शाह का यह स्ट्राइक रेट अपने आप में अभूतपूर्व है। और उसके बाद देखिए, पश्चिम बंगाल पर उनका जो फोकस था, 16 रैलियों को वहां आयोजित किया, 7 रोड शो वहां पर किए, 44% का स्ट्राइक रेट है। और यही वजह है कि आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी खुद अपने दम पर खड़ी है, और यह बताता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां अपना दमखम कर रही थी। और ठीक वही आप अगर दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में केरल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वहां इतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन यकीन मानिए कि अगला चुनाव होते होते केरल भी एक ऐसी गुत्थी की तरह सुलझता हुआ दिखेगा जो भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य पर होगा। मैं कहना चाहता हूं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने और संघ परिवार ने अपना बेस जमा लिया है। मैंने संघ परिवार के एक बहुत प्रमुख व्यक्ति से पूछा था कि आखिर क्या कारण है कि केरल में आप इतना काम करते हैं लेकिन राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ पाती है। तो उनका कहना था कि वहां चर्च का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है और राजनीति में धर्म का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से अब वो जमीन उन्होंने तैयार कर ली है। सबरीमला का अगर आप पूरा एजिटेशन देखें, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां सबरीमला के मुद्दे पर अपनी बात सामने रखी, भले उसका आज कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन यकीन रखिए आज से 5 साल बाद यह मुद्दा इतना बड़ा बन चुका होगा कि केरल की पूरी राजनीतिक परिधि को आप बदलते हुए देख सकते हैं। अब क्या हम प्रधानमंत्री मोदी के ग्राफिक को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तैयार करें, लेकिन तब तक मैंने जो आपको वादा किया था और दर्शकों को जो वादा किया था कि गुजरात में यह कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जो सोचते हैं उसे अमित शाह एग्जीक्यूट कर देते हैं। आइए देखते हैं कितना पुराना है अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह नाता, और विजन और एग्जीक्यूशन का तालमेल 4 दशक से ज्यादा पुराना है। तो कैसे ये नाता बना, कैसे ये नाता साथ चलते रहा, और कैसे एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, दुनिया के सबसे ताकतवर 3-4 लोगों में एक है जिसे नरेंद्र मोदी, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, और ठीक उसी तरह अमित शाह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिसे उन्होंने 11 करोड़ सदस्यों तक पहुंचाया। तो आइए देख लेते हैं ये नाता क्या कहलाता है। राजनीतिक मंचों पर इस जोड़ी की जो तस्वीरें दिखती हैं, वो उस रिश्ते का अनुमान नहीं लगा सकती जो 4 दशक पहले मोदी और शाह की मुलाकात के साथ शुरू हुई थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पहली मुलाकात 1984 में हुई। उस वक्त नरेंद्र मोदी अहमदाबाद जिला के संघ प्रचारक थे और अमित शाह स्वयंसेवक। संघ के बौद्धिक के दौरान अलग अलग मुद्दों पर शाह की सूझबूझ पर नरेंद्र मोदी काफी प्रभावित हुए और फिर दोनों एक दूसरे की राजनीतिक जरूरत बनते गए। अमित शाह खुद बताते हैं कि 1985 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के पोस्टर चिपकाने का काम किया था। आज अमित शाह अगर बीजेपी अध्यक्ष बने हैं तो उसके पीछे मोदी का, और मोदी पीएम बने हैं तो उसके पीछे शाह का बड़ा योगदान है। हालांकि गुजरात में बीजेपी के लिए काम करते करते नरेंद्र मोदी दिल्ली आ गए, लेकिन अमित शाह सीएम केशुभाई पटेल के साथ काम करते रहे। मोदी और शाह के बीच राजनीतिक करीबी एक बार फिर आई जब 2001 में नरेंद्र मोदी वापस गुजरात लौटे। केशुभाई पटेल की विरासत को संभालने वाले नरेंद्र मोदी पर बड़ी चुनौती थी कि भूकंप से बर्बाद गुजरात को पटरी पर लाना, और अपनी राजनीतिक जमीन बनाने के लिए उन्हें एक रणनीतिकार की जरूरत थी, और इसमें सबसे पहला नंबर अमित शाह का था।
गुजरात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इस जोड़ी की सियासत ने ऐसा जड़ जमाया कि 12 साल तक नरेंद्र मोदी को गुजरात की सत्ता से कोई हिला भी नहीं सका। मोदी और शाह की जोड़ी हर क्षेत्र में एक दूसरे की पूरक बन गई। यहाँ तक कि सियासत से लेकर क्रिकेट संघ की सियासत तक जहाँ जहाँ मोदी रहे वहाँ दूसरे नंबर पर अमित शाह ने अपनी मौजूदगी बरकरार रखी। 2014 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात क्रिकेट संघ की अध्यक्षता छोड़ी, तब अमित शाह ने भी उपाध्यक्ष पद छोड़ दिया और फिर पीएम मोदी के मिशन को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर साथ निभा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो आइए अजय आप देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी रैली की, उसके कंपैरिजन में राहुल गांधी ने कितनी रैली की और उनका कितना स्ट्राइक रेट रहा। लाइए भैया अपना प्रचार का हेलीकॉप्टर लाइए, उसको जल्दी से हमारे इस स्क्रीन पर उतारिए। प्रचार का ये हेलीकॉप्टर आ रहा है, एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी। और हमारा ग्राफिक 2019 में प्रधानमंत्री ने 142 रैलियां की। उनकी जो जीत है 111 सीटों पर एनडीए को जीत मिली उन 142 रैलियों के दौरान, और इसका मतलब उनका स्ट्राइक रेट था 78%, 78%, यानी डिस्टिंक्शन से ऊपर, बहुत अच्छा। और राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने 100 रैलियां की हैं, यूपीए ने 18 सीटें जीती हैं मात्र 100 रैलियों के जरिए, और इसका स्ट्राइक रेट रहा है मात्र 18%। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है राहुल गांधी और प्रधानमंत्री। 60% का ये डिफरेंस अपने आप में बताता है कि अगर आज इस देश का किंग कॉन्ग कोई है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वो हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि आज उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की है, बल्कि अगर आप उनके पीपल कनेक्ट यानी कि लोगों के साथ जुड़ाव को देखें तो आप समझ जाते हैं उनकी रैली में जो तारतम्य बैठता है, पीछे खड़ा कोई व्यक्ति भी महसूस करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, ये अपने आप में एक कला है और इस कला को आप सीख नहीं सकते, ये आप जन्म के साथ जानते हैं। और ये बात जाने से पहले एक लाइन में कहना चाहूंगा, इस बार भारत ने मतदान करने का एक रिकॉर्ड बनाया है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा मतदान मेरे ख्याल से इस चुनाव के अंदर हुआ है, और 42 से 45 डिग्री की गर्मी में। और सबसे गर्म सभा जो प्रधानमंत्री ने संबोधित की थी वो 45 डिग्री में की थी। सबसे ठंडी सभा उन्होंने 18 डिग्री में अरुणाचल प्रदेश के अंदर की थी। और आप समझ सकते हैं वो 3 से 5 रैलियां करते थे एक दिन में, तो कितना स्टेमिना आपको चाहिए लगभग 40 से 50 मिनट बोलने के लिए, क्योंकि 1 घंटे में बोलने में हम लोगों की जान निकल जाती है। नहीं, बिल्कुल। और इसमें तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, हमें फिर से चुनाव अक्टूबर नवंबर में करना चाहिए, वरना पत्रकार के तौर पर भी इस तरह की चुनाव को कवर कर पाना अपने आप में बहुत ही दुर्गम काम है। और उम्मीद हम यही करते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा ही होगा। अब आपको दिखाते हैं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने आज इन चुनावों के बारे में क्या कहा है। ईवीएम के माध्यम से वर्तमान सत्ताधारी पार्टी ने अर्थात बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने पूरे तौर से हाईजैक कर लिया है और ईवीएम से चुनाव कराने की यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अनेकों कमियां हमारे संज्ञान में आई हैं। इसलिए पूरे देश में ईवीएम का लगातार विरोध हो रहा है और आज आए नतीजों के बाद से तो अब जनता का इस पर से काफ़ी कुछ विश्वास ही खत्म हो जाएगा, अर्थात चला जाएगा। जबकि इस मामले में देश की अधिकतर पार्टियों का चुनाव आयोग व बीजेपी को ये कहना रहा है कि ये वह ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए, तो फिर चुनाव आयोग व बीजेपी को भी इस पर आपत्ति क्यों होती है? इनको मान लेना चाहिए। और अब बात करते हैं एक बार फिर से राजनीति की जोड़ी नंबर 1 की। 2019 के नतीजों के बाद विपक्ष भी मोदी अमित शाह की चाणक्य नीति का लोहा मान रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से बीजेपी की तारीफ की है वो जाहिर करता है कि एनडीए का कुनबा क्या बढ़ सकता है। देखते हैं। जिनकी जुबान कल तक पीएम मोदी के खिलाफ थी, आज वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। आज ईवीएम ने जैसे ही कमल निशान की सुनामी की तस्दीक करनी शुरू की, बीजेपी के सियासी विरोधियों के सुर बदलने लगे। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह को
जिताऊ गठबंधन और बहुत प्रोफेशनल कैंपेन के लिए श्रेय जाता है। उमर अब्दुल्ला के ट्वीट के बाद उनके धुर विरोधी और कभी बीजेपी के साथ गठबंधन बनाकर सीएम बनी महबूबा मुफ्ती ने भी देश की सियासी हवा का रुख भांपकर ट्वीट किया। ऐतिहासिक जीत की बधाई नरेंद्र मोदी जी। ये वही उमर और महबूबा हैं जो कभी जम्मू कश्मीर के लिए अपना पीएम मांगा करते थे। जम्मू कश्मीर का अपना आईन होगा और उस आईन के तहत हमें अपना वजीर आजम और अपना सदर रियासत होगा। तो कभी हिंदुस्तान से अलग होने की धमकी दिया करते थे। हमने हिंदुस्तान का झंडा यहाँ थामा है, अगर आपने 370 के साथ हाथ लगाया तो ये झंडा हमारे हाथों में भी नहीं रहेगा। लेकिन चुनावी नतीजों में जिस तरह से बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, उससे साफ है कि नई क्षेत्रीय पार्टियां एनडीए में शामिल होना चाह रही हैं। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की पीएम और अमित शाह की तारीफ कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए जरा आपको दिखाते हैं कि जब हम 2019 के चुनाव की बात कर रहे हैं तो 2014 में जब मोदी लहर थी तो ये माना जाता था दीपक कि मोदी लहर के आगे विपक्ष धराशायी हो गया है, विपक्ष एक बार फिर खड़ा होगा और खड़ा होकर एक मजबूत चुनौती देगा। हम ये भी मानने लगे थे कि दरअसल विपक्ष साफ हो गया, इस देश में कम से कम एक मजबूत विपक्ष तो चाहिए। लेकिन 2019 के इन नतीजों को देखने के बाद तो लगता है विपक्ष साफ नहीं हो गया है, गायब हो गया है। ऐसा लगता है कि मिस्टर फिक्सिट ने बहुत ज्यादा काम कर दिया यहाँ पर। और हम देखते हैं 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति बनाई थी और कैसे महासचिव से लेकर अध्यक्ष पद तक की कमान संभाली अमित शाह। आज से ठीक एक साल पहले 23 मई 2018 की ये तस्वीरें हैं। बेंगलुरु में एसडी कुमारस्वामी की बतौर मुख्यमंत्री ताजपोशी होनी थी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर मायावती और अखिलेश तक सब इस मंच पर मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि ये कर्नाटक में बीजेपी को हराने का जश्न नहीं बल्कि 2019 में पीएम मोदी को दोबारा आने से रोकने का मास्टर प्लान है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के सामने विपक्ष के गठजोड़ की हवा निकल गई। विपक्ष को सबसे बड़ी चोट पहुंची उत्तर प्रदेश में। मोदी के प्लान 2019 को नाकाम करने का दावा करते हुए यूपी में एसपी और बीएसपी ने हाथ मिला लिया था। ऐसा माना जा रहा था कि कास्ट कैलकुलेशन के हिसाब से महागठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ेगा। लेकिन नतीजे आए तो सब चौंक गए। पीएम मोदी का काम और नाम वोटरों पर इतना हावी रहा कि महागठबंधन के सारे गुणा गणित फेल हो गए। मायावती और अखिलेश के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी विपक्ष की एकजुटता की कोशिश की थी। ममता ने हालांकि चुनाव में तो किसी पार्टी से गठबंधन नहीं किया, लेकिन चुनाव से पहले कोलकाता में एक कार्यक्रम रखा था जिसमें देश की सभी विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हुए थे। ममता बनर्जी का पोस्ट पोल अलायंस का था, लेकिन बंगाल में भी मोदी की सुनामी के आगे टीएमसी के पांव उखड़ गए। बीजेपी ने देश के अलग अलग राज्यों में हुए गठबंधन को नाकाम करने के लिए नई योजना बनाई थी। एनडीए के घटक दलों के साथ सीटों का नया फॉर्मूला बनाया। बिहार और महाराष्ट्र में जेडीयू और शिवसेना के साथ सीट शेयरिंग में अपनी जीती हुई सीटें छोड़ दी। इसके अलावा बीजेपी ने यूपी से लेकर छत्तीसगढ़ तक के सांसदों के टिकट काट दिए। नए चेहरों के दम पर बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी को फेल कर दिया। कुछ इस तरह प्रधानमंत्री के काम और अमित शाह के प्लान ने विपक्ष को चारों खाने चित्त कर दिया। टीम न्यूज़ नेशन। यहाँ दीपक एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमें थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए। हम विपक्ष को 2014 में राइट ऑफ कर रहे थे ये कहते हुए कि विपक्ष बहुत खत्म हो चुका है, धराशायी हो चुका है। लेकिन आज जो विपक्ष की स्थिति है, ऐसे विपक्ष क्या अपने आप को अगले 5 साल में पुनर्जीवित कर पाएगा? अगर भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो करके दिखा देती है तो क्या विपक्ष के लिए स्पेस बचेगा भारतीय राजनीति में? देखिए, एक अच्छे प्रजातंत्र की विशेषता होती है कि उसमें एक मजबूत विपक्ष हो।
मैं नंबर्स पे नहीं जाता, लेकिन विपक्ष के पास कहने की अथॉरिटी हो, अगर कोई वो बात कहता है तो देश और सत्ताधारी दल उसको गंभीरता से सुने। और मुझे लगता है इस विपक्ष को, जो मौजूदा विपक्ष 17वीं लोकसभा में आज चुनकर आ रहा है या जो आया है, उसको उस मार्ग तक पहुंचने के लिए देश ताकि उनकी बातें सुने, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें क्रेडिबिलिटी क्राइसिस बहुत बड़े पैमाने पर उन नेताओं के ऊपर है जो आज चुनकर विपक्ष के नेता के तौर पर आएंगे जरूर, लेकिन क्या जनता उन पर अपना विश्वास कर पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि यही क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हमने पिछले 5 साल देखा। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा हाउस के अंदर बोलते थे, लोकसभा के अंदर, वो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। सबसे ज्यादा मुखर थे। मल्लिकार्जुन खड़गे, जब तक मैंने देखा तब तक दोनों हार रहे थे। मुझे इस वक्त का नहीं पता, मुझे इस वक्त तक का नहीं पता, लेकिन ये बताता है कि किस तरीके से कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज और उनके साथ मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, अशोक चव्हाण जैसे दिग्गज चुनाव हार गए। तो ये साबित करता है कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए कितना बुरा था। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी को एक बार फिर शून्य से शुरू करना पड़ेगा, अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा, और ना केवल अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा बल्कि सही मुद्दों की पहचान करके सही लोगों के सामने सही वक्त पर उठाना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता था, मुझे ऐसा लगा, हमने उनसे ये सवाल भी पूछा था राफेल के बारे में और उन्होंने इसका ये जवाब भी दिया था कि मुझे डिटेल नहीं पता, मुझे एयरफोर्स वालों से बात करनी पड़ेगी। तो मैं सिर्फ आज इतना कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि सही वक्त पर सही समय, सही वक्त पर सही बात करना और सही लोगों के सामने करना, जो कला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आती है, अगर उसका 50% भी राहुल गांधी सीख ले तो वो विपक्ष के एक बहुत अच्छे नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। पर क्या वो सीखेंगे, क्या उनकी सीखने की इच्छा है या वक्त उनको सिखा देगा, ये हमको देखना पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आज भारतीय राजनीति के इस विश्लेषण को अगर आप करें तो जितना विपक्ष आज डिस्क्रेडिटेड है और जिस तरीके से लोग कांग्रेस या अन्य पार्टियों की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे, यह साबित करता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रांड इक्विटी कितनी ज्यादा है। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री ने एक बार फिर किस तरह से जनता को न सिर्फ अपना भरोसा दिया बल्कि आश्वस्त किया कि जो मैं कहता हूं वही करता हूं, मोदी है तो मुमकिन है। आपने फिर से जो मुझे काम दिया है, आने वाले दिनों में भी मैं आने वाले दिनों में मैं बद इरादे से, बदनीयत से कोई काम नहीं करूंगा। काम करते करते गलती हो सकती है, लेकिन बद इरादे से, बदनीयत से मैं कोई काम नहीं करूंगा। काम करते करते गलती हो सकती है, यह कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसी से भरोसा बनता है। और सिर्फ एक बात उन्होंने बार बार एम्फेसाइज करके कही कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र बहुमत से नहीं सर्वमत से चलता है, और जो चुनाव में हुआ उसको हम भूल जाएं और आगे बढ़ें, और मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं। उनका यह भी कहना था कि इतना बड़ा जनादेश मिला है तो हम ना नम्रता छोड़ेंगे, ना विवेक छोड़ेंगे, ना आदर्श छोड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से अपने आप को स्पेल आउट करने की उन्होंने कोशिश की, अपने आप को समझाने की कोशिश की है बीजेपी के उस भाषण के जरिए। बिल्कुल, हमारी विशेष कवरेज लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं। मेरे दिमाग में 130 करोड़ देशवासी होते हैं, उनके सपने होते हैं, उसको पूरा करने का मेरा प्रयास होता है और वही करता रहता हूं।